गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। अपन ने लास्ट वाली क्लास में पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट की थी। पार्टिकल फिजिक्स में टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। टाइप ऑफ इंटरेक्शन में जो फर्स्ट इंटरेक्शन था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज अपना रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो अपन ने देखा था कि पार्टिकल फिजिक्स में कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल होता है उसको डिस्कस करने के लिए 4 टाइप के इंटरेक्शन डिफाइन किए गए हैं। तो 4 टाइप के इंटरेक्शन डिफाइन किए, तो वो 4 टाइप कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था अपने पास ग्रेविटेशनल, फर्स्ट इंटरेक्शन था अपने पास ग्रेविटेशनल, सेकंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, थर्ड था स्टर्म और फोर्थ था वीक। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें देखा था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में क्या क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन न्यूटन्स के बेस पे, ग्रेविटेशनल लॉ के बेस पे डिफाइन किया जाता है। उस ग्रेविटेशनल होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 2 मास पार्टिकल या 2 मास वाले जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में वर्क करता है। वो जो डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और उसके जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। और इसका जो क्वांटा होता है वो ग्रेविटॉन होता है और उसके बेस पे देखा था कि ये फोर्स होता है वो कैसे अपन वर्कआउट करते हैं। और इसका अपन एक कपलिंग कांस्टेंट निकाला था जो 10⁻³ की टर्म में आया था। आज अपन देखने वाले सेकेंड इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो आज अपन को देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की। यदि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करूँ, इसे हिंदी में बोलते हैं अपन विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय। वैसे इंग्लिश टर्म आपको ध्यान में रखनी है, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। अब इसमें होता क्या, ये सारी चीज़ें देखनी है। वैसे तो पॉइंट आपके सामने से हो रहे हैं सभी, तो भी अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। अब इसमें होता है कि फर्स्ट दे रखा है कि जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो डिफाइन किया जाता है चार्ज पार्टिकल। किससे डिफाइन किया जाता है? चार्ज पार्टिकल। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन कूलॉम्स लॉ से। किससे डिफाइन कर सकते हैं? कूलॉम्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ से। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो कूलॉम्स लॉ कहाँ पर लगता है ये अपन को पता होगा। तो आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ हमेशा कहाँ पर लगता है? एक्ट बिटवीन 2 चार्ज। कहाँ पर लगता है? एक्ट बिटवीन 2 चार्ज। यदि 2 चार्ज है आपके पास तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा? कूलॉम लॉ लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये चार्ज पर वर्क करेगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है कहाँ पर डिफाइन किया जाता है? चार्ज पार्टिकल के बेस पे डिफाइन किया जाता है। जहाँ पर कूलॉम्स लॉ वर्कआउट करेगा वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डिफाइन होगा। फिर अपन बात करते हैं कि कूलॉम फोर्स होता है वो एक्ट बिटवीन 2 चार्ज। तो बिल्कुल कूलॉम फोर्स होता है वो हमेशा 2 चार्ज के बीच ही वर्क करता है। यदि एक चार्ज Q1 है अपने पास, दूसरा चार्ज क्या है अपने पास? Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? कूलॉम फोर्स होगा। ये अगर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लाइक चार्ज रिपल्सिव, लाइक का मतलब होता है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या क्या हो जाए अपने पास नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। तो वो क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जो भी चार्ज होगा वो क्या करेगा? अपने पास रिपल करेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज रिपल्सिव टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव टू ईच अदर। अनलाइक का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दूसरा फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज की प्रॉपर्टी रहती है कि जब सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो रिपल्सिव करेंगे एक दूसरे से। और यदि अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्टिव होंगे। फिर अपन ने लिखा हुआ है कि ये तो पता है कि ये रिपल्सिव भी होगा, ये अट्रैक्टिव भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या था? ऑलवेज अट्रैक्टिव था, बट ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। फिर अपन ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कूलॉम फोर्स प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। यदि मुझे कोई भी कूलॉम फोर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मुझे पहले क्या एज्यूम करते हैं कि एक तो Q1 चार्ज था, एक क्या था अपने पास? Q2 चार्ज था। एक तो Q1 चार्ज था और एक क्या था? Q2 चार्ज था। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R डिस्टेंस से ये क्या था? सेपरेट था। जब ये R डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो इसके बीच कौन सा फोर्स वर्कआउट करेगा? कूलॉम फोर्स। तो कूलॉम फोर्स, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है आपको? कूलॉम्स लॉ कहता है कि अपने पास F प्रोपोर्शनल क्या होता है अपने पास? Q1 और क्या होता है अपने पास? Q2। सेकेंड टर्म होती है कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। यदि मैं इन दोनों को कॉमन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास? r²। यदि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास F वेक्टर इज इक्वल टू
यदि प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आर कैप। अब यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि ये क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा। यदि यहाँ माइनस आ जाता है इसका मतलब वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव। यदि एफ माइनस में आता है इसका मतलब वो माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बता रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स बता रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स का जो सिंबल होगा वो माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव है, तभी ये क्या आ सकता है, माइनस में आ सकता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि एफ इज इक्वल टू क्या आ जाए मेरे पास माइनस का k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाए अपने पास आर कैप आ जाए, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा फोर्स है अपने पास, अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब इसमें जो ये k है, ये क्या अपने पास जो k आ रहा है, ये वैसे कूलम्ब फोर्स की टर्म ये होती है, इसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों को डिफाइन कर सकते हैं अपन। प्लस आएगा तो क्या है, रिपल्सिव है, माइनस आएगा तो अट्रैक्टिव है। अब ये जो k है, k यहाँ पे क्या है, k होता है अपने पास डिपेंड करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये क्या रहती है, k की वैल्यू रहती है। इसका मतलब ये k है, तो f अपना क्या बन जाएगा, f अपना बन जाएगा टोटल f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, f की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास f। अब अपन कह सकते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने अपन को। तो देखो यहाँ पे जो EM इंट्रैक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि EM इंट्रैक्शन डिपेंडेंट ऑन चार्ज। बिल्कुल अपन को पता है कि जो EM इंट्रैक्शन है किससे डिफाइन किया जाता है, कूलम्ब फोर्स के बेस पे, और कूलम्ब फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट पर। तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। फिर लिख रखा है दिस इंट्रैक्शन रेंज ऑफ इन्फानाइट। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की भी रेंज क्या होती है, इन्फानाइट होती है, तो वैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है इसकी भी रेंज क्या होती है, इन्फानाइट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक तो रेंज का, एक स्ट्रेंथ का, एक डिपेंडेंसी का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि MCQ में किसी भी बेस का क्वेश्चन बन सकता है। यदि कोई अच्छे लेवल का एग्जाम है तो वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनेगा, यदि कोई नॉर्मल एग्जाम है या MSc एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अपन ने लिखा है कि जो EM इंट्रैक्शन है वो डिपेंड ऑन मीडियम, वो डिपेंड करता है मीडियम पर। कैसे करता है, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म आ रही है, क्या आ रही है अपने पास, K में क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी को शो करता है। यदि मेरे पास कोई मीडियम को चेंज कर दो, यदि मीडियम को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, मीडियम भी आएगा, यानी कोई ना कोई मीडियम भी यहाँ पे शो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो EM इंट्रैक्शन है वो क्या करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास इसका क्वांटा, कि इसका जो भी क्वांटा होता है वो क्या होता है। तो अपन ने बात करते हैं कि क्वांटा ऑफ EM इंट्रैक्शन क्या है अपने पास, क्वांटा ऑफ EM इंट्रैक्शन। तो ये जब अपन बात करते हैं कि क्वांटा ऑफ EM इंट्रैक्शन, तो ये क्या होगा, यदि अपन क्वांटा की बात करें तो जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स इंट्रैक्शन में लिया था कि जो उसका क्वांटा होता है वो ग्रेविटन होता है, बट यहाँ पे जो इसका क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि फोटोन है वो क्या है अपने पास, बोजॉन पार्टिकल होता है। एक तो और होते हैं फर्मियन, एक होते हैं बोजॉन। तो जो फोटोन होता है वो क्या है, बोजॉन पार्टिकल है। ग्रेविटॉन है वो भी क्या है, बोजॉन पार्टिकल है। फोटोन का जो मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी इसका मास लेस पार्टिकल गिना जाता है। और ये क्वांटा क्या होता है, तो क्वांटा का मीनिंग होता है कि अपने पास कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कोई ए पार्टिकल था वो यदि क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई ए पार्टिकल है बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कुछ यहाँ पे पार्टिकल निकालता है या कुछ पार्टिकल को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टिकल निकालेगा जैसे फोटोन हो गया, ग्रेविटन हो गया, तो वो इसका क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई पार्टिकल है जो कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में है, और ये एक्साइटेड से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, फोटोन को इमिट करेगा। क्या करेगा, फोटोन को इमिट करेगा। इसका मतलब यदि मैं इसकी रिएक्शन लिखने जाऊँ तो इसकी रिएक्शन क्या होगी अपने पास, कि जब भी ये पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में था, अब ये एटम न्यूक्लियस कोई भी हो सकता है, जब ये एक्साइटेड से कहाँ आ रहा है अपने पास, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ग्राउंड के साथ आ रहा है तो साथ में क्या निकाल रहा है, फोटोन निकाल रहा है। मतलब इसका क्वांटा क्या हो जाएगा, फोटोन। यानी कोई भी पार्टिकल एक दूसरे में एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे पार्टिकल को बाहर निकालता है या पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसका जो क्वांटा, यदि एक पार्टिकल दूसरे में कन्वर्ट होगा तो वो फोटोन को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कि इसका जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। एक आता है आपका कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट अपन ने देखा था कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो वैसे कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन क्यों किया जाता है कि अपने पास 4 टाइप के इंट्रैक्शन, क्या है अपने पास
4 टाइप के इंटरेक्शन है, यदि 4 टाइप के इंटरेक्शन है तो उसको मुझे एक इंटरेक्शन दूसरे से कंपेयर करना है। मान लो कि ग्रेविटेशनल है, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मुझे स्ट्रॉन्ग से कंपेयर करना है। तो उसके लिए मैंने कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन किया है। कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया था कि जो अल्फा जी होता है, यदि ग्रेविटेशनल की बात करें तो मान लिया था अपन ने अल्फा जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन में एच कट सी लिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स होता है वो मैं किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा। तो इसका मैं फोर्स लिख सकता हूँ, इसका फोर्स क्या आएगा, के इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन में क्या आता है, आर स्क्वायर। बट मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कपलिंग कांस्टेंट निकालना है। कपलिंग कांस्टेंट के लिए मैं टर्म काम में लेता हूँ क्या, अल्फा सी कूलम्ब फोर्स के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, यदि ग्रेविटेशनल होता तो जी लेता। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, के ई स्क्वायर कपलिंग कांस्टेंट निकालने के लिए अपॉन में क्या हो जाएगा, एच कट सी, क्या हो जाएगा, एच कट सी। और ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास, के ई स्क्वायर अपॉन में एच कट क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा सी। तो ये वाली टर्म बनेगी के ई स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा के स्क्वायर 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा एच सी। इनसे यदि मैं सबकी वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू पता है कि 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 इंटू ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी ई क्या है यहाँ पे कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 6.62 10 की पावर -34। प्लांक कांस्टेंट क्या है वो h है और c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जो अल्फा सी जो कपलिंग कांस्टेंट है वो आता है अपने पास 1/137 के इक्वल। कितना आता है, 1/137 के इक्वल। तो और ये टर्म आप जानते हो कि ये टर्म कौन सी कहलाती है, ये अपने पास कहलाती है फाइन स्ट्रक्चर कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है अपने पास, फाइन स्ट्रक्चर कपलिंग कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइन स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइन स्ट्रक्चर, नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्या बताता है, अल्फा सी इज इक्वल टू 1/37 बताता है। तो ये तो क्या हो जाएगा कपलिंग कांस्टेंट। एक इसमें मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन यदि सिंपल सा देखना है बिना कैलकुलेशन किए, बिना कुछ प्रॉपर्टी चेक किए, तो अपन देख सकते हैं कि जिस भी रिएक्शन में, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में यदि क्या आ जाए अपने पास, किसी भी रिएक्शन में क्या आ जाए अपने पास, यदि कोई फोटोन आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि अपने पास कोई पार्टिकल था, वो क्या था अपने पास, कोई सा भी पार्टिकल ले सकते हो कि कोई ए पार्टिकल था, क्या था अपने पास, कोई ए पार्टिकल था। यदि ले लिया कि अपने पास क्या था, कोई ए पार्टिकल था, वो क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में क्या निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, फोटोन। अब मैंने इसमें पूछ लिया कि इसमें कौन से टाइप का इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो देखो मैंने कल बताया था कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो तो सभी में होगा, क्यों, क्योंकि सभी का मास प्रेजेंट होता है और जिसमें मास होगा तो वहाँ ग्रेविटेशनल तो लगेगा ही, क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो ए प्लस बी, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में क्या निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा अपने पास कि जिस भी रिएक्शन में फोटोन प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट फोटोन इन एनी रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रेजेंट फोटोन इन एनी रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन में फोटोन प्रेजेंट है तो उसमें हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ईएम इंटरेक्शन, ऑलवेज क्या होगा अपने पास, ईएम इंटरेक्शन होगा। यदि किसी भी रिएक्शन में आपको फोटोन दिख जाता है, किसी भी रिएक्शन में आपको फोटोन दिख जाता है तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बताएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें क्या करनी है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ध्यान में रखनी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज़ क्या, देखो यहाँ पे वापस मैं बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट चीज़ तो है कि ये किससे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये किससे डिफाइन किया जाता है, कूलम्ब फोर्स से डिफाइन किया जाता है, जिसमें चार्ज पार्टिकल होना चाहिए।
कूलम्ब फोर्स कहाँ पर वर्क करता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वर्क करता है। जो लाइक चार्ज होगा वो रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा। कूलम्ब फोर्स कैसे निकालते हैं, तो F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से अपन कूलम्ब फोर्स निकालते हैं। यदि पॉजिटिव में आता है मतलब रिपल्सिव फोर्स है, नेगेटिव में आता है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव का मतलब है कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज है। फिर अपन ने लिखा है कि जो EM इंट्रैक्शन है चार्ज पर डिपेंड करता है, फोर्स फॉर्मूले से पता लग रहा है कि वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। उसकी जो रेंज होती है वो इन्फानाइट होती है। EM इंट्रैक्शन का जो मीडियम होता है वो भी डिपेंडेबल रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल में अपने पास मीडियम का कोई रोल नहीं था, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपने पास क्या है, मीडियम का रोल है, तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अपन ने लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको PDF नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अपन देखते हैं कि इसकी जो मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है, और उसका जो कपलिंग कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, 1/137 आता है, जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहलाता है। और किसी भी रिएक्शन में यदि फोटोन प्रेजेंट है, बिना चेक किए आपको आंसर लगा देना है कि वहाँ पे क्या कौन सा इंट्रैक्शन होगा, ऑलवेज EM इंट्रैक्शन होगा। जहाँ पर फोटोन की बात आएगी वहाँ पर EM इंट्रैक्शन होगा। तो बिना चेक किए, बिना कुछ प्रॉपर्टी चेक किए आप वहाँ पे उसका आंसर टिक आउट कर सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा, EM इंट्रैक्शन होगा जिसमें फोटोन दिखाई दे। ठीक है, तो ये अपना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो अपने दो इंट्रैक्शन हो चुके, एक तो हो चुका ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, एक हो चुका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। दो इंट्रैक्शन की बात की है। उसके बाद अपन आगे वाली क्लास में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन की। तो आज के लिए तो इतना ही, आप सभी को थैंक यू।